समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें लगभग 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काटे जाएंगे और उसी के साथ साथ 1.10 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेजने की तैयारी निर्वाचन विभाग कर रहा है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, या तो वो डुप्लीकेट वोटर्स थे या फिर वो ऐसे वोटर थे जो मृत हो चुके थे, या फिर वो वोटर जो हैं वो अनुपस्थित पाए गए थे। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोग यहाँ पर रहने के बाद बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन उनका वोट यहीं पर रह जाता है। ऐसे में इस बार निर्वाचन आयोग ने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी करी और इस पूरी सूची में सफाई करने का काम किया। ये भी देखा जा रहा है कि 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक आपत्तियां ली जाएंगी और उसी के बाद फरवरी माह में इन आपत्तियों का निस्तारण होगा और 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनके पास अभी भी एक आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि जो 13 दस्तावेज निर्वाचन आयोग ने बताए हैं उसमें से किसी एक भी दस्तावेज को वो जमा कर सकते हैं। ये भी देखा गया कि विपक्ष ने तमाम तरीके के सवाल उठाए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने जो भी अपनी सूची को बनाया है वो राजनीतिक बूथ लेवल के एजेंडों को भी दिखाई गई, जिससे किसी भी तरीके की कोई ऐसी गड़बड़ी की आशंका ना रहे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि एसआईआर ने वोट काटा तो आखिर इसका घाटा किसको हुआ? क्या राजनीतिक पार्टियों को इसका घाटा हुआ है? क्योंकि जो नाम काटे गए हैं वो स्वाभाविक सी बात है कि किसी ना किसी पार्टी को वोट देते होंगे, या फिर ये घाटा वाकई में वोटर्स का हुआ है? क्योंकि कई बार ये भी देखा गया कि लोग भी जागरूक नहीं हुए, बीएलओ उनके घर गए लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया। तो बड़ा सवाल लगातार यही हो रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो वोट काटा है आखिर असल में उसका घाटा किसको हुआ है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में ये बैठक का नाम पुलिस मंथन दिया गया है। तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बारीकियां जानी, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कदम उठा रही है। कई अहम दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में दिया। खास तौर से महिलाओं को सड़क पर सुरक्षा महसूस हो, जब वो सड़क पर निकलें तो उन्हें कोई डर ना हो, इसको लेकर जो पुलिसिंग है हावी करने को कहा गया है। वहीं जो घरेलू हिंसा है उस पर भी फोकस करने को कहा गया है। ये जो पुलिस मंथन है 2 दिन चलेगा। जो पुलिस मुख्यालय है सिग्नेचर बिल्डिंग, वहाँ पर 11 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर रहेंगे। इसके अलावा उनके 45 सहयोगी पुलिसकर्मी रहेंगे। कुल 11 सत्रों में इस पूरी बैठक को आयोजित किया जाएगा। खास तौर से इस बैठक में उत्तर प्रदेश में जो तमाम अपराधी हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई करनी है और क्या क्या कार्रवाई हो रही हैं, ये सभी चीज़ें मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से उनका खास फोकस कानून व्यवस्था पे रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी बैठक पहली बार किसी पुलिस मुख्यालय में हो रही है। और इस बैठक में जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद मौजूद रहेंगे। फिलहाल बैठक जारी है और तमाम जो प्रेजेंटेशन है वो अधिकारी दे रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हुई। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मनरेगा को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा चुनावी राज्य को लेकर चर्चा की गई, एसआईआर को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सीडब्ल्यूसी की बैठक की, जिसमें 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। क्योंकि जैसे ही
सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान किया गया है, किसानों का अपमान किया गया है। वहीं राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि बिना कैबिनेट के पूछे हुए ये फैसला किया गया, यानी बीवीजी राम जी योजना को लेकर तंज कसा गया। रोजगार का जिक्र सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई है। इसके अलावा जिन राज्यों में 2026 में चुनाव होना है, जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है, उन राज्यों को लेकर भी खास तौर पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा हुई। वहीं 2027 में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों को लेकर भी चर्चा सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई कि किस तरह से मजबूती से मैदान में उतरा जाए, रणनीति बनाई गई। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी चर्चा किया गया और निशाना भारतीय जनता पार्टी सरकार पर साधा गया, चुनाव आयोग पर साधा गया। खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि राहुल गांधी कई बार तथ्यों के साथ मीडिया के सामने आए और साजिश के तहत एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मनरेगा पर खास तौर पर चर्चा सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई। इसके अलावा संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई है। युवाओं में फिट रहने के लिए आज इस समय में जिम का एक मुख्य सहारा है। वहीं जो युवा अपने को थोड़ा अच्छा, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए जिम का सहारा लेते हैं, जिम के सहारे के साथ शरीर को तंदुरुस्त दिखाने के लिए कुछ युवा जो सप्लीमेंट का यूज करते हैं, वो सप्लीमेंट कहीं ना कहीं खतरनाक भी साबित हो जाता है। ऐसा एक ताज़ा मामला कन्नौज जिले के तालिग्राम थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव में देखने को सामने आया। यहाँ का एक नवयुवा जिसका नाम विकास कुमार है, ये घर से कोचिंग के लिए जाता था, तो कहीं ना कहीं इसके मन में जिम करने की इच्छा जागृत हुई। इसने जिम में जाके जिम ज्वाइन की। वहीं जिम संचालक ने कुछ जो प्रोटीन पाउडर पीने के लिए दिया। प्रोटीन पाउडर पीने के बाद इसकी हालत बिगड़ती है। हालत बिगड़ने के बाद में इसको परिजन तिरुपा के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहाँ हालत में सुधार नहीं होता है तो इसको कानपुर ले जाया जाता है। कानपुर में इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। वहीं परिजनों का जैसा कि आरोप है कि इस छात्र की जो हालत बिगड़ी थी वो कहीं ना कहीं प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल करने से उसकी हालत बिगड़ी थी, जिसके कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने कोतवाली पहुंच के पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अलीगढ़ का बादल बाबू सना के प्रेम में फंसा और पाकिस्तान यानी कि सरहद पार चला गया। उसको पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़कर जेल में भेज दिया। अब उसकी 1 साल के बाद जेल से रिहाई हो गई है। पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में बंद है। परिवार को खुशी है कि अब बादल जल्द ही घर वापस आ जाएगा। दरअसल अलीगढ़ के थाना बरला इलाके के खिटकारी गांव का निवासी बादल बाबू फेसबुक के जरिए एक सना नाम की लड़की के प्रेम जाल में फंसा और उसके प्रेम में फंसने के बाद अपनी सरहद यानी कि पाकिस्तान जा पहुंचा। पाकिस्तान बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के पहुंचा और वहां के लोगों ने यानी कि सना के और सना के परिवार ने उसको 2 दिन तो रखा, लेकिन उसके बाद घर से निकाल दिया क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। इसके बाद वहां उसने कोई नौकरी की और इसी दौरान उसकी भाषा के चलते उसको वहां लोगों ने पकड़ लिया और उसको जो सूचना है पुलिस को दे दी। पुलिस को सूचना जब मिली, पुलिस ने उसके दस्तावेज मांगे तो दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने उसको पकड़कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूछताछ के बाद उसको जेल भेज दिया क्योंकि उसको 1 साल की सजा दे दी गई थी। इसके बाद लगातार बादल को जेल में रखा गया, लेकिन अब कह सकते हैं कि 2025 में आकर अब उसकी रिहाई हो चुकी है। इसके बाद परिवार के लोगों में खासा खुशी का माहौल है क्योंकि परिवार ने कई जत्न जताए थे और प्रशासन ने गुहार लगाई थी
और अपने दस्तावेज भेजे, उसके बाद ही वो स्पष्ट हो सका था कि वह किसी और कारण से नहीं गया, सिर्फ एक प्रेम जाल में फंस के गया है। अब बादल घर वापस आएगा, ऐसी परिवार को खुशी है, लेकिन परिवार ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि भारत सरकार जल्द से जल्द बादल बाबू को अलीगढ़ लेके आए, भारत वापस लेके आए, क्योंकि अब वो 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बादल बाबू अपने परिवार के बीच पाकिस्तान से कब तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी बादल वहां पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में बंद है।